गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को खंड ख प्रकाश की को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में प्रकाश की में पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहली बात आती है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश वास्तव में वो विकिरण ऊर्जा है जो किसी वस्तु से टकराकर जब हमारी आंखों में प्रवेश करती है तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। अर्थात वह विकिरण जो हमारी आंख को संवेदित करता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, प्रकाश कहते हैं। अब बात ये आती है कि प्रकाश के क्या गुण हैं। सबसे पहला, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में सदैव सरल या सीधी रेखा में संचरित होता है। ये प्रकाश का पहला गुण हो गया। दूसरा, प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी प्रकार के कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तथा प्रकाश की निर्वात या वायु में चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश में परावर्तन होता है। परावर्तन का अर्थ है कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने तल पर टकराती हैं तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश में अपवर्तन होता है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपनी मार्ग से मुड़ जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी प्रकार प्रकाश में विवर्तन होता है। जब प्रकाश की किरणें किसी बारीक किनारे या अवरोध से गुजरती हैं तो किनारों पर अपनी मार्ग से मुड़ जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसी प्रकार से प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण का अर्थ है प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से गुजारी जाती हैं तो वह अपने अवयवी 7 रंगों की किरणों में विभक्त हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आप लोग पढ़ चुके कि जो प्रकाश हमें दिखाई देता है वो दृश्य प्रकाश होता है। इसे हम श्वेत प्रकाश कहते हैं और ये 7 रंगों की किरणों से बना होता है। पिछले क्लासेस में आप पढ़ चुके वो 7 रंग एक क्रम में होते हैं: बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसी प्रकार से प्रकाश में और भी तमाम गुण पाए जाते हैं। प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में भ्रमण होता है। जो आप प्रकाश की चैप्टर में आगे आपको सारी इन प्रकाश की प्रॉपर्टीज को, सारे इस प्रकाश के गुणों को पढ़ाया जाएगा। फिलहाल प्रकाश का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। पहली बात आती है प्रकाश का परावर्तन क्या है। मान लिया कि हमारे पास एक कोई समतल पृष्ठ है और इस समतल पृष्ठ पर एक साइड पॉलिश कर दी या रेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया तो ये समतल पृष्ठ अपारदर्शी हो गया। ऐसे अपारदर्शी समतल पृष्ठ को समतल दर्पण कहते हैं। यदि इस समतल दर्पण पर किसी एक पॉइंट से कोई प्रकाश की किरण डाली जाती है, प्रकाश की किरण की दिशा को शो करने के लिए इस प्रकार के एरो का प्रयोग करते हैं। ये एरो दर्शाता है कि प्रकाश की किरण ए बिंदु से ओ बिंदु की ओर आती है। इस ओ पॉइंट पर इस तल का खींचा गया एक अभिलंब हो गया। जब प्रकाश की किरण इस चिकने तल पर टकराएगी तो कंफर्म टकरा करके इसी माध्यम में वापस लौट जाती है। माना कि ये किरण यहां से लौट करके बी पॉइंट पर जाती है तो ऐसी किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये ए को हुई आपाती किरण, ये हो गई आपाती किरण। ये ए ओ बी हो गई परावर्तित किरण, तो ये हुई परावर्तित किरण। और ये है इस तल पर खींचा गया अभिलंब, इसको OL मान लिया तो ये इसका तल का अभिलंब हो गया। ध्यान रखें, आपाती किरण व अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण I कहते हैं। ये आपतन कोण I हो गया। अपवर्तित किरण व अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण R कहते हैं। तो ये अपवर्तन कोण R हो गया। इस आधार पर प्रकाश के परावर्तन के दो
पहली बात, प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने तल से टकराती हैं तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस आधार पर प्रकाश के परावर्तन के दो नियम दिए गए। पहला नियम, आपातीकरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। दूसरा, आपतन कोण, ये आपतन कोण I है। परावर्तन कोण, ये परावर्तन कोण R है। आपतन कोण I का मान परावर्तन कोण R के बराबर होता है, अर्थात कोण I इक्वल टू कोण R। ये हो गया प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। इस आधार पर प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हो गए। अगले इस चैप्टर में आपने लिखा गोलीय दर्पण। अब बात आती है कि गोलीय दर्पण क्या होता है। मान लिया कि ये हमारे पास एक सामान्य पारदर्शी कांच का खोखला गोला है। अगर इस सामान्य पारदर्शी कांच के खोखले गोले का मान लो यहां पर ये केंद्र बिंदु है, इसका एक छोटा सा खंड काट लिया जाए और इस छोटे से खंड पर एक साइड में हम पॉलिश कर दें। अगर हम इसके इस साइड में यहां पर पॉलिश कर दें तो ये हमारा इतना छोटा काटा हुआ खंड गोलीय दर्पण कहलाएगा। और इस गोलीय दर्पण को हम इस प्रकार से हम बना करेंगे कि ये हमारा खंड हो गया। ये खंड को हमने कुछ नाम दे दिया, मान लिया कि यहां पर नाम हो गया ये M डैश, और इसका ये कहीं ना कहीं मिडिल पॉइंट हो गया। इसके एक साइड में ये पॉलिश है, तो ऐसे इस खंड को कहते हैं अवतल दर्पण। अगर हम यहां पर इसी कांच के खोखले गोले में इस साइड पॉलिश कर दें, यहां पर ये पॉलिश कर दें और यहां पर ये इसका एक खंड काट दिया जाए, तो इसको हम यहां पर इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये हमारा इस प्रकार का पृष्ठ हो गया, ये इसका मिडिल पॉइंट हो गया। इस मिडिल पॉइंट को हम पोल P के द्वारा व्यक्त करते हैं। यहां पर भी इसका पोल मिडिल पॉइंट P हो गया और इसके इस साइड में यहां पर ये पॉलिश है। तो इस प्रकार के इस बने दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। इस प्रकार से गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो गए, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वो पृष्ठ होते हैं जिनके दबे हुए भाग से परावर्तन होता है, और उत्तल दर्पण वे दर्पण हैं जिसके उभरे हुए भागों से परावर्तन होता है। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो गए, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। इन दर्पणों में जो इस दर्पण या इस खंड का मिडिल पॉइंट है, इस मिडिल पॉइंट को हम पोल यानी ध्रुव कहते हैं। तो ये अवतल दर्पण का पोल या ध्रुव हो गया, ये उत्तल दर्पण का पोल या ध्रुव हो गया। प्रत्येक दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। वक्रता केंद्र वो पॉइंट है कि जिस गोले का ये खंड काटा गया, उस गोले के केंद्र बिंदु को इस खंड का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इस अवतल दर्पण का यहाँ कहीं वक्रता केंद्र होगा, क्योंकि ये ऐसे गोले का खंड है, तो ये इसका केंद्र बिंदु यहाँ होगा। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र यहाँ पर होगा, क्योंकि इस प्रकार के गोले का खंड है। ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया पोल, ये हो गया वक्रता केंद्र। और इस वक्रता केंद्र व पोल को मिलाने वाली रेखा को प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष हो गई। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण में इसके ध्रुव व वक्रता केंद्र को मिलाने वाली इस रेखा को उत्तल दर्पण की मुख्य अक्ष कहेंगे। तो ये हुआ हमारा दर्पण। दर्पण में ये इसका पृष्ठ हो गया, ये इसका ध्रुव हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया। अगर हम किसी भी दर्पण पर प्रकाश की किरण डालेंगे और दर्पण से परावर्तन के पश्चात किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, तब बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं। और यदि किसी दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं, तो बनने वाले प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होते हैं। प्रत्येक दर्पण का एक फोकस पॉइंट होता है। किसी भी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं,
उस पॉइंट को उस दर्पण का फोकस बिंदु या फोकस पॉइंट कहते हैं। तो कंफर्म है कि अगर इस अवतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से डाली जाएं तो परावर्तन के पश्चात ये किसी न किसी ऐसे पॉइंट से आती हुई प्रतीत होंगी, तो ये पॉइंट इसका फोकस पॉइंट कहलाएगा। इसी फोकस पॉइंट को मुख्य फोकस कहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ध्रुव से सारी दूरियां दर्पणों में ध्रुव से मापी जाती हैं। ध्रुव को हम मूल बिंदु कहते हैं। इन दूरियों को नापने के लिए हम निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं। यदि इस P पॉइंट को मूल बिंदु माना जाए और मुख्य अक्ष को x अक्ष माना जाए तो x अक्ष के धन दिशा में नापी गई दूरी है धनात्मक, x अक्ष के ऋण दिशा में नापी गई दूरी है ऋणात्मक, ऊपर की ओर y अक्ष की धन दिशा में नापी गई दूरी है धनात्मक व y अक्ष के ऋण दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक मापी जाती हैं। समस्त दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापा जाता है। किसी भी दर्पण के फोकस व ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी तथा वक्रता केंद्र व ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और किसी भी दर्पण के लिए उसकी फोकस दूरी का मान सदैव वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, अर्थात F = R/2। अभी आपने प्रकाश के परावर्तन में गोलीय दर्पण को पढ़ा और आपको बताया गोलीय दर्पण दो प्रकार के हुए, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो अब हम किसी अवतल दर्पण के लिए उसकी फोकस दूरी, उसकी वस्तु की दूरी व प्रतिबिंब की दूरी के बीच में संबंध स्थापित करना चाहते हैं। हमने मान लिया कि ये हमारे पास M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका पोल यानी ध्रुव P है। मान लिया कि इसकी मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु O रखी है। O से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण A पॉइंट से परावर्तन के पश्चात फोकस F से जाती है। अभी हम आपको बता चुके फोकस के बारे में कि किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस पॉइंट पर काटती हैं उसे उस दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। तो ये किरण एक पॉइंट से परावर्तन के पश्चात फोकस F से जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण यदि प्रकाश वक्रता केंद्र से जाती है, ये इसका वक्रता केंद्र है, तो अगर यह वक्रता केंद्र से जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौटेगी, क्योंकि वक्रता केंद्र इस दर्पण की खंड का केंद्र बिंदु है। यहाँ पर किरण अभिलंबवत करेगी, इसके लिए आपतन कोण का मान भी I होगा, परावर्तन कोण का मान भी R होगा। ये किरण उसी मार्ग से वापस लौटेगी। ये दोनों परावर्तित किरणें जिस पॉइंट पर काटती हैं, यहाँ पर इसका उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब I बन गया। अभी हमने आपके लिए बताया था कि किसी भी दर्पण से दूरियां नापने के लिए हम चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, सारी दूरियां हमें ध्रुव से नापनी है। ध्रुव से वस्तु की दूरी को U कहते हैं। इसका मतलब ध्रुव से वस्तु की दूरी PO का मान U के तुल्य होगा। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को V कहते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी V होगी। ध्रुव से फोकस तक की दूरी को F कहते हैं व ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या R कहते हैं। जब यहाँ पर ये प्रतिबिंब I बन गया तो यहाँ पर दो ट्रायंगल बन गए COO CII। ये दोनों समकोणिक त्रिभुज हैं, तो दोनों ये समरूप त्रिभुज होंगे। अगर दोनों त्रिभुजों में हम कंपेयर करें तो कंपेयर करने पर यहाँ पर OO अपॉन II ट्रायंगल COO व CII में OO अपॉन II इक्वल टू CO अपॉन CI। यहाँ पर एक इक्वेशन ये बन गई। इसी प्रकार से एक ट्रायंगल बन गया यहाँ पर II व FNO। ये दोनों भी समकोणिक त्रिभुज हैं, एक दूसरे के समरूप होंगे, तो इसकी दो भुजाओं का अनुपात इसकी दो भुजाओं के अनुपात के तुल्य होगा। अर्थात इन दोनों त्रिभुजों में यहाँ पर हो जाएगा AN अपॉन II इक्वल टू यहाँ पर हो गया FN अपॉन IF। क्योंकि
यहाँ पर ए एन और ओ डैश दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, अर्थात ए एन की जगह पर ओ डैश हो जाएगा, तो यहां से हो गया ओ डैश अपॉन आई डैश इक्वल टू एफ एन अपॉन आई एफ। ये समीकरण 2 हो गया। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट साइड इक्वल होगी, अर्थात सी ओ अपॉन सी आई इक्वल टू एफ एन अपॉन आई एफ। यहां पर ध्यान दें कि एन पॉइंट पोल पी के बहुत समीप है, तो हम एन पॉइंट को पी पॉइंट से व्यक्त कर सकते हैं। एफ एन की जगह की जब पर एफ पी ले सकते हैं, तो इसका मान एफ पी अपॉन आई एफ के इक्वल होगा। अब अगर हम यहाँ पर वैल्यूज के मान रखें, तो अभी हमने आपको बताया कि x अक्ष की ऋण दिशा में नापी गई सब दूरियां धनात्मक व x अक्ष की धन दिशा में नापी गई सब दूरियां धनात्मक होती हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें CO का अर्थ हो गया PO माइनस PC, तो CO की जगह पर हो गया PO माइनस PC अपॉन CI, देखिए यहाँ पर CI का मतलब हो गया PC माइनस PI, तो यहां पर हो गया एक PC माइनस PI इक्वल टू FP। ये दूरी यहां पर FP है, यहां पर इस तरह FP हो गया अपॉन IF ये हो गया PI माइनस PF, तो इसकी वैल्यू का मान PI माइनस PF हो गया। अब यहां पर सबके मान रखें। PO क्योंकि साइड की सब दूरियां ऋणात्मक हैं और ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम u मानते हैं, तो कंफर्म है कि PO की वैल्यू का मान माइनस u हो गया, ये माइनस u हो गया, माइनस आई। यहाँ पर यह PC, ये वक्रता त्रिज्या की दूरी है, यानी इसका मान r के इक्वल हो गया। और अभी आपको हम बता चुके कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, मींस f इक्वल टू r/2, तो r की वैल्यू का मान 2f के तुल्य होगा। तो यहां से दूरी PC का मान r के इक्वल है, और चूंकि ये दूरी भी नेगेटिव है, तो यहां पर इसकी वैल्यू का मान माइनस r हो गया अपॉन, अब देखिए यहां पर PC, इसकी वैल्यू का मान भी माइनस r है, तो ये माइनस r हो गया, माइनस PI ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी ये b होगी, क्योंकि यहां पर इसका मान भी नेगेटिव होगा, तो ये हो गया माइनस b इक्वल टू FP फोकस दूरी, इसका मान भी माइनस f होगा, फोकस तक की दूरी को हम f कहते हैं, f हो गया। ये दूरी है PI ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी यानी माइनस b, ये माइनस b हो गया माइनस, और यहां पर ये है PF, तो इसका मान माइनस f हो गया। क्योंकि यहां पर अभी आपको बता चुके कि r की वैल्यू का मान 2f के इक्वल होता है, तो इस r की जगह पर 2f हो जाएगा। तो यहां पर इसकी वैल्यूज के मान रखे, तो ये हो गया माइनस u माइनस 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 प्लस हो गया, ये हो गया प्लस r की वैल्यू का मान 2f अपॉन r की वैल्यू का मान 2f हो गया, तो ये 2f हो गया माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर ये प्लस b हो गया इक्वल टू ये हो गया माइनस f अपॉन ये हो गया माइनस b प्लस f। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया यहां से माइनस ub प्लस uf, ये u से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस ub, माइनस माइनस से प्लस ub, तो ये हो गया प्लस ub माइनस uf, माइनस u से माइनस b को मल्टीप्लाई किया तो प्लस ub, माइनस u का f से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस uf। अब यहां से 2f का माइनस b से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस 2bf, फिर 2f का f से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया प्लस 2f स्क्वायर इक्वल टू माइनस f का माइनस 2f से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया प्लस 2f स्क्वायर, और यहां पर इससे मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू का मान माइनस bf हो गया। 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस माइनस bf को इस साइड में लाए तो ये हो गया आपका ub माइनस uf, और ये हो गया माइनस bf इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन में हम दोनों साइड ubf से डिवाइड कर दें, तो ubf से यहां डिवाइड करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 1/f, ubf डिवाइड कर दिया, ये हो गया यहां पर प्लस 1/u
-1/u, यहां डिवाइड किया तो ये हो गया -1/b इक्वल टू 0। इसको अगर हम इसको राइट साइड में ले जाएं तो यहां से फार्मूला हो गया 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। ये हो गया अवतल दर्पण के लिए UVF में सम्मान। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम किसी अवतल दर्पण के लिए उसकी फोकस दूरी, उसकी प्रतिबिंब से दूरी व उसकी वस्तु से दूरी के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं। अभी तक आपने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन एवं गोली दर्पण और गोली दर्पणों के लिए UVF में सम्मान। अगला है इस चैप्टर में प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन का अर्थ है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, मतलब एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से मुड़ जाती हैं, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मान लिया कि यहां पर हम इसको ऐसे कहें कि ये मान लिया हमारे पास एक समांगी पारदर्शी माध्यम है, इसके एक तरफ का माध्यम 1 मान लिया और इसके दूसरे तरफ का माध्यम 2 मान लिया। मान लिया कि पहला माध्यम विरल है और मान लिया कि दूसरा माध्यम सघन है और इस विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें इस तल पर गिरती हैं। ये दोनों का सीमा पृष्ठ हो गया। अभी आपको बता चुके गिरने वाली किरण को हम आपातीकरण कहते हैं, ये आपातीकरण हो गई। इस तल का पारदर्शी पृष्ठ का ये अभिलंब हो गया, ये इसका अभिलंब होगा। प्रकाश के गुण के अनुसार प्रकाश की किरण को सीधी या सरल रेखा में जाना चाहिए, तो इस प्रकाश की किरण को सीधे ऐसे जाना चाहिए। लेकिन जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेंगी तो ये अपने मार्ग से मुड़ जाएंगी। इसके लिए यदि किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। ये इसका अभिलंब है, तो यहाँ पर किरण अभिलंब की ओर इस प्रकार से झुक जाती है। इसका मतलब इस किरण को आपातीकरण, ये अभिलंब, इस आपातीकरण और अभिलंब के बीच के इस कोण को आपतन कोण I कहते हैं। ये अपवर्तित किरण, ये अभिलंब और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण R कहते हैं। ये यहां पर हो गई आपातीकरण, ये हो गया इसका अभिलंब और ये हो गई यहां पर अपवर्तित किरण। ये कहलाएगा आपतन कोण I और ये अपवर्तन कोण R। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यह हुआ कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो ये आपातीकरण, ये अभिलंब, ये अपवर्तित किरण। अगर इसका उल्टा करने का मतलब ये हुआ कि अगर ये माध्यम यहाँ पर सघन हो और माना कि ये माध्यम विरल हो और प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से प्रवेश करती हैं तो ये यहां पर हो गई आपातीकरण। सेम उसी प्रकार से ये इस तरह का यहां पर अभिलंब हो गया और जब ये किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो प्रकाश के गुण के अनुसार तो इस किरण को सीधे ऐसे जाना चाहिए, लेकिन जब किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। तो यहां पर ये हो गई अपवर्तित किरण। इस आपातीकरण और अभिलंब के बीच के इस कोण को आपतन कोण I तथा अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के इस कोण को अपवर्तन कोण R कहते हैं। यहाँ पर दो बातें मुख्य तौर से आई कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं और जब किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। इसका कारण यह है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है, उसकी तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन उसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं होता। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो कर्सर में तो उसकी चाल का मान बढ़ जाएगा और जब चाल का मान बढ़ जाएगा तो वो ऐसा मार्ग अपनाएगी
कि जिस मार्ग में उतने ही समय में तय की गई दूरी का मान कम हो जाए। इसीलिए जब किरणें वृत्त से सघन माध्यम में जाती हैं तो वो अवलंब की ओर झुकती हैं, और जब वो सघन से वृत्त माध्यम में जाती हैं तो अवलंब से दूर हट जाती हैं। इस आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम दिए गए। पहला नियम, आपातीकरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम। दूसरा, निश्चित तरंगदैर्घ्य प्रकाश के किरण के लिए आपतन कोण की ज्या यानी sin i व अपवर्तन कोण की ज्या यानी sin r का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात 1 n 2 इक्वल टू sin i अपॉन sin r। 1 n 2 का आशय है यहाँ पर दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, यदि पहले व दूसरे माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 व n2 हो तो 1 n2 को हम n2 अपॉन n1 भी कह सकते हैं। तो यहाँ से फार्मूला हो गया 1 n2 इक्वल टू sin i अपॉन sin r इक्वल टू n2 अपॉन n1। ध्यान रखें 1 n2 है इस दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, n2 है दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक और n1 है पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, और इसका मान पहले व दूसरे माध्यम में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात 1 n2 इक्वल टू sin i अपॉन sin r इक्वल टू v1 अपॉन v2, जहां पर v1 v2 पहले व दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल है। इसे हम स्नेल्स लॉ या स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हो गए। इन दोनों नियमों को याद रखना है आपको। आपातीकरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम, व किसी निश्चित तरंगदैर्घ्य की प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण की ज्या sin i व अपवर्तन कोण की ज्या sin r का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। 1 n2 इक्वल टू sin i अपॉन sin r इक्वल टू v1 अपॉन v2। अभी आपने प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ा कि प्रकाश के अपवर्तन के जो तीन नियम के अनुसार 1 n2 इक्वल टू sin i अपॉन sin r। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, अगर सपोज करिए हम ऐसा कहें कि प्रकाश की किरणें दो माध्यम से एक माध्यम में आती हैं, तो इसी फॉर्मूले के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा 2n1 इक्वल टू sin r अपॉन sin i। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो कंफर्म है 1n2 इनटू 2n1 इक्वल टू 1, या 1n2 का मान 1 अपॉन 2n1 के बराबर होता है। ये तो दो माध्यमों के लिए हो गया। सिमिलरिटी से अगर हमारे पास तीन माध्यम हो तो हम यहाँ पर इसी प्रकार से सिमिलरिटी से कह सकते हैं 1n2 इनटू 2n3 इनटू 3n1 इक्वल टू 1, या इसका अर्थ ये हो गया 2n3 इक्वल टू 1 अपॉन 1n2 इनटू 3n1। और चूंकि 1 अपॉन 1n2 का मान 2n1 के बराबर होगा, तो इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ये हो गया आपका 2n1 अपॉन 3n1, यानी 2n3 इक्वल टू 2n1 अपॉन 3n1। इस फार्मूले का उपयोग करके हम विभिन्न माध्यमों में अपवर्तनांक के मान को भी ज्ञात कर सकते हैं। अभी आप तक पढ़ रहे थे प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के विभिन्न नियम। सपोज करिए हम ऐसा कहें कि कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो अभी आपको हम पढ़ा चुके कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अवलंब से दूर हट जाती हैं। सपोज करिए सघन माध्यम में इस आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं, तो एक अवस्था ऐसी प्राप्त हो जाएगी कि जब इस अपवर्तन कोण का मान बढ़ते बढ़ते 90 अंश हो जाएगा,
इसका मतलब इस प्रकार से होगा कि यहाँ पर ये तल का अवलंब हो गया। मान लिया हमने सघन माध्यम में प्रकाश की किरण को, ये है यहाँ पर सघन माध्यम, और प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण का मान लगातार हम बढ़ाते गए, और यहाँ पर प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात इस प्रकार से जाने लगी, यानी कि इसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो गया। तो ये है हमारी आपातीकरण, ये हो गई यहाँ पर अपवर्तित किरण, और ये हो गया इस तल का अविलंब। इस अवस्था में इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इस आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होगा। इसका मतलब सघन माध्यम का वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में, यह विरल माध्यम, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो, ऐसे आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। ये हो गई क्रांतिक कोण की परिभाषा। इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं, स्नेलिन के नियम के अनुसार यदि एक माध्यम विरल दूसरा माध्यम सघन हो, तो अभी आप पढ़ चुके हैं ये किरणें दो माध्यम से एक माध्यम में प्रवेश कर रही हैं, तो यहां से आपका हो जाएगा 2n1 इक्वल टू sin i अपॉन sin r। ये है हमारा दो सघन माध्यम। इसको सुविधा के लिए मान लिया विरल माध्यम है, तो स्नेलिन के नियम से 2n1 इक्वल टू sin i अपॉन sin r, i का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो गया, ये हो गया sin c, और r की वैल्यू 90 है, ये sin 90 हो गया। sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां से हो गया 2n1 इक्वल टू sin c, या इसी को हम कह सकते हैं 1n2 इक्वल टू 1 अपॉन sin c। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम क्रांतिक कोण के मान को ज्ञात कर सकते हैं। याद रखें, वायु व कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान लगभग 41 अंश व जल व वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान लगभग 48 अंश होता है। अभी आपने पढ़ा इस चैप्टर में क्रांतिक कोण, और क्रांतिक कोण में आपने पढ़ा कि अति प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो सघन माध्यम का वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो, क्रांतिक कोण के बराबर होता है। सपोज करिए कहीं ऐसा हो कि ये हमारा सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, और यहाँ पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाए, तो निश्चित है यदि सघन माध्यम के आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा, तो अपवर्तन कोण का मान 90 अंश से अधिक होगा, और जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश से अधिक होगा, तो किरणें उसी माध्यम में परावर्तित होने लगती हैं। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसका मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अर्थ हो गया कि यदि किसी सघन माध्यम से प्रकाश की किरणें इस प्रकार आपतित होती हैं कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, तो उसी माध्यम में परावर्तित होने लगती हैं, उसी माध्यम में वापस लौटने लगती हैं। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के तमाम एग्जाम्पल हैं, जैसे कि कभी हीरे का चमकना, दीवारों को किसी भी कांच के टुकड़े की में जहां पर दरारें पड़ जाती हैं वहां पर चमक उत्पन्न होती है। इस सब का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन।